क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड कि हम क्लासों में पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड पढ़ी है कि वो एक तरह से है उसमें जो होता है ये हमने पढ़ा है होता है वो दोनों तरीके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से सॉलिड का पूरी तरीके से हम सॉलिड हुई है वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट होता है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट सकते हैं कट बाय नॉट रिमेन सॉलिड स्पीक फोर्स तो इस पे एक सॉलिड में प्रॉपर्टी होती है हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें निकलते हैं वो एक फोर्स लगाते हैं हमें यहाँ पे तो उसमें जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं होता है जो उसकी सॉलिड जो होता है फिर वापस अपनी शेप प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। The resisting force always reacts opposite in the direction of a force. This force is called so is F sectional area A न्यूटन पर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर कि कोई भी हम फ्लूइड लेते हैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर होते हैं जो कि पार्टिकल्स होते हैं फोर्स लगाए हैं और उस मिलते हैं इसी प्रॉपर्टी को हम से गुड कहते हैं। प्लास्टिक वैसे जिसमें फोर्स लगाते हैं फोर्स लगा तो में डिफॉर्मेशन भी हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी में नहीं जब हम प्लास्टिक हम किसी आटे किसी चीज को लगा देते हैं तो वो वापस शेप में नहीं आ जाता ऐसे हम और हो गया लॉ हुक्स लॉ बताता है कि जो आया वो फोर्स टू स्ट्रेन यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल जो डिफॉर्मेशन हुआ है और फाइनल जो पहली वाली जो प्राइमरी जो लेंथ उनके जो अंतर को होता है जो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती कहता है इलास्टिक लिमिट the stress directly proportional to strain within elastic the stress proportional to strain स्ट्रेस जो होगा आपका इसको हम सिग्मा ले लें और के लिए हम जो कोफिशिएंट हटाते हैं तो यहाँ पे हम y लिख देते हैं और स्ट्रेन की जगह हम लिख देते डेल्टा एल अपॉन एल तो y इक्वल टू सिग्मा एल
बाई डेल्टा एल। इस वाई को है यंग्स मॉडुलस। ये जानिए ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है जो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, हर मटेरियल की अलग होती है। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है क्योंकि सबके लिए अलग अलग होती है। तो यंग्स मॉडुलस ने पढ़ लिया, इसका हम ग्राफ लिख देते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक लीनियर है क्योंकि ये देखा हमने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हम स्लोप कह सकते हैं m। तो इसका जो स्लोप होगा वो y के बराबर होगा, यंग्स मॉडुलस के बराबर उसका। और ये एक स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हम खींच रहे हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे हमने स्ट्रेस ले लिया, यहाँ पे हमने स्ट्रेन ले लिया। जब हम किसी भी पार्टिकल या मैटर पे जब हम आते हैं तो तब तक वो हमेशा ही हुक्स लॉ का पालन करता है, पूरी तरीके लॉ का पालन करता है। फिर क्या होता है, इसमें जो 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 उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है वो घटने लगता है। तो उनमें क्या हो जाता है कि स्ट्रेस जो है वो तो घटता है लेकिन स्ट्रेन बढ़ने लगता है, स्ट्रेन जो आपका बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि एक यील्डिंग पॉइंट आ जाती है, यहाँ से जो ग्राफ है घटना चालू हो जाता है। फोर्स स्ट्रेस घटती है, स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्राफ आपका वो घटने लगेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट। ये आपका अपर यील्डिंग है, आपका लोअर यील्डिंग है, ये आपका लोअर यील्डिंग है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्स लगाते हैं, इसके बाद हम जो फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद जो है ग्राफ बढ़ने लगता है, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके बाद जो है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ एक अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है कि इसके बाद अगर हम कोई फोर्स लगाएं अगर तो इसके बाद मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, जो लास्ट वाला जो स्ट्रेस है इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस से हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग। और अगर हम पूरा इसका एरिया निकाल लें, अगर हम ये पूरा एरिया निकाल लें तो पर वॉल्यूम इसमें जो एकत्रित एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है, मतलब पर वॉल्यूम एनर्जी, पर वॉल्यूम एनर्जी, एनर्जी। और इट इज कॉल्ड हार्डनेस, इट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल मतलब कि एरिया निकाल देंगे तो पर वॉल्यूम एनर्जी हमारा निकलेगा, और जितना ज़्यादा है पर वॉल्यूम एनर्जी निकलेगा उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी इस मटेरियल की। ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। पहले हम बढ़ते हैं तो हुक्स लॉ का पालन करने लगता है, उसके बाद हुक्स लॉ का पालन नहीं कर देता है, उसके बाद स्ट्रेन उसकी घटना लगती है, स्ट्रेस भी घटती है, और आपका यील्डिंग होने लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक अपर यील्डिंग होता है, एक लोअर यील्डिंग होता है। इसके बाद क्या होता है कि हम फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है। यहाँ पे वो जो पर मटेरियल होती है वो टूटना चालू हो जाती है, और सबसे लास्ट में ब्रेकिंग स्ट्रेस मिलता है जहाँ पे मटेरियल पूरी तरीके से टूट जाती है। इसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। दूसरा मॉडुलस होता है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हम एक व्यू बनाते हैं,
क्यूब बनाते हैं अगर, और इस पर हम अगर एक फोर्स लगाते हैं जो प्लेन के पैरेलल है, अगर एफ फोर्स लगाते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ डिफॉर्मेशन होगा, जिसकी एंगल फाई होगी। तो यहाँ पे हम लिखिए डेल्टा एक्स, अगर ये डिफॉर्मेशन होता है और इसकी लेंथ एच है अगर, तो डिफॉर्मेशन फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में एच। इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस कब लगता है? जब कोई फोर्स हमेशा उसके प्लेन में पैरेलल लगता है तो उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स। तो अगर और जिसको स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन तो हमारा शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, इसको हम जी से दर्शा देते हैं। अगर जी से इसको दिखा दें तो ये हो जाएगा जी अपॉन में फोर्स एफ अपॉन एरिया डेल्टा एक्स अपॉन में एच, या इसको हम बोलते थे स्ट्रेस सिग्मा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू एच। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बल्क मॉडुलस, यहाँ पे हम एक क्यूब बनाते हैं। अगर फोर्स लगाया हमने एफ, अगर तो इसकी पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में विड्थ जो है और इसकी मोटाई जो है वो घटेगी। ऊंचाई और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो घटेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। इसको हम बोलते हैं जी से के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इज इक्वल टू फोर्स एफ, जो फोर्स एफ लगा रहे हैं, फोर्स एफ या एस लगा देते हैं हम सिग्मा, इसको हम अपॉन डेल्टा वी अपॉन में वी दिखा सकते हैं। और डेल्टा वी अपॉन वी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना होता है? क्योंकि हम जब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी पूरी वॉल्यूम में चेंज आएगा, अब हम जानते हो पूरे तीनों जगह से फोर्स लगा दें। अगर हम एफ यहाँ से लगा दें, एफ यहाँ से लगा दें, 6 पोजीशन में फोर्स लगा दें अगर हम, तो इसके स्ट्रेस में क्या चेंज होगा? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या होगा? 3 सिग्मा अपॉन मी 1 - 2 म्यू। क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में तो नहीं है, ये जो हम कराते हैं, लेकिन इतना होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर म्यू की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो डेल्टा वी अपन वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 हो जाता है तो वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब कि आप कितना भी फोर्स लगा दें, अगर उस मटेरियल का म्यू 1/2 होगा तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? एक होता है पॉइजन रेशियो, लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन अपॉन में लेटरल स्ट्रेन। नहीं, गलती हो, सॉरी, मिस्टेक है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन। ठीक है, इतना हो गया। इसको हम पॉइजन रेशियो को म्यू से दर्शाते हैं। ये आपका पॉइजन दर्शाते हैं, पॉइजन रेशियो। ये म्यू जो है यहाँ पर पॉइजन रेशियो है। तो पॉइजन रेशियो आपने कर लिया। अब हम एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सेल्फ when the mass of a rod जब समझिए, जब हम डिफॉर्मेशन मतलब कि स्ट्रेन में क्या चेंज आएगा, मतलब किसी हम रॉड है कोई, और रॉड पर हम रॉड में उसके मास के कारण, परमानेंट मास के कारण उसकी रॉड में क्या डिफॉर्मेशन आता है, उसका हम डेरिवेशन करते हैं कि परमानेंट मास डिफॉर्मेशन समझ, रॉड है
रॉड है सिंपल। अब ये जानिए कि रॉड है तो रॉड के कुछ मास होगा, मास के कारण भी तो स्ट्रेन होगा, मास के कारण भी तो कोई स्ट्रेन होगा, के कारण भी तो कोई वेट है उसका स्ट्रेन होगा या वृद्धि होगी, होगी ना। समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने एक डी वाई एरिया मान लिया, डी वाई लेंथ मान लिया, और इसकी मास होगा, नीचे का मास होगा, का मास जो होगा लगेगा, जितना नीचे का मास होता है वो या लगेगा, तो इतने मास के कारण ऊपर जो होगा जो मास है और स्ट्रेस जो है आपका ऊपर लगेगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या आपकी y है, ठीक है। हम यहाँ से dm निकाल सकते हैं, dm इतनी वैल्यू निकालेंगे तभी तो टेंशन निकालेंगे। मास यहाँ से यहाँ का मास समझिए रॉड है, मास कितना है, m है और कितनी है, l है, और यहाँ से यहाँ तक हमको मास निकालना है तो क्या होगी, y हो जाएगी, dm g कर देगा तो m l y इंटू जी हो जाएगा। ये आपका टेंशन लगेगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन टू डी एल अपॉन में एल, ये होता है आपका फोर्स। आपका कितना लगेगा, y तो पूरा फोर्स आपका एम एल वाई, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही होगा, यही होगा पूरी जगह से, इंटू ए जी, और ये जानिए अब एल की जगह क्या रखेंगे, डी वाई रखेंगे क्योंकि इसकी लाइन डी वाई थी पहले, तो का क्या रखेंगे, डी वाई रख देते हैं, डेल्टा डेल रख देते हैं, सकते हैं ना, क्योंकि हम डेल्टा एल निकालना है हमको, डिफ्रेंशिएट कर देते तो डेल्टा डी एल याद है अगर, और एम वाई जी डी वाई और एल ए इंटू वाई, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो हम कितना ले, जीरो से डेल्टा एल, और इसको ले लें जीरो से एल लेते हैं ना कि पूरी रॉड है, डी वाई की जगह एल रख देते हैं।